हाय, मैं बालकृष्ण खेओजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक ऑनलाइन पोर्टल। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी शार्प कंटेंट। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा पूरा डॉट नेट का कंटेंट कैसे क्या क्या चीज़ें रहेगी, जहाँ पे कोई एप्लीकेशन मुझे स्मॉल लेवल का एप्लीकेशन बनाना है, बिग एप्लीकेशन या कोई एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में। तो अभी ये सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए बैकएंड। ओके तो बैकएंड को स्टार्ट करने के लिए बैकएंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती है, जो हमारा रहेगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा, वो रहेगा सी शार्प। ओके तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करेंगे कि सी शार्प ये है क्या, और उसमें सी शार्प में ऐसे क्या क्या चीजें हम लोग क्या क्या फंक्शनलिटी बनाने वाले हैं। ओके और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर आते हम लोग यहाँ पे देख लेते कि सी शार्प है क्या और कहाँ पे और कैसे क्या कोड फ्लो बनाया जाता है इसके अंदर। ओके सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया था कि आपको सी शार्प क्या है, सी शार्प एक बैकएंड लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ बैकएंड फंक्शनलिटी करेंगे। तो अगर कोई यूजर्स हमें क्वेश्चंस करते हैं कि हम लोग यूआई भी बना सकते हैं क्या विद द हेल्प ऑफ सी शार्प, तो नहीं। तो सी शार्प सिर्फ ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे सिर्फ हम लोग बैकएंड कोड को कवर कर सकते हैं। ओके बैकएंड कोड इन द सेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, कोई फंक्शनलिटी रहेगी ना, कि अगर मैंने जैसे बोला कि कोई मेरे पास यूआई है, मेरे पास सबमिट बटन है, बट बटन क्लिक करने के बाद क्या फंक्शनलिटी उसके अंदर होना चाहिए, तो फंक्शनलिटी जो चाहिए हमें, वो फंक्शनलिटी हमें कौन देगा, यहाँ पे सी शार्प देने वाला है। ओके तो सी शार्प को हम लोग बोलते हैं, देखो सी शार्प भी मैंने क्या बोला, सी शार्प दो चीजों से बनी हुई है। कौन से दो चीज, तो उसके अंदर एक आता है पीओपी टर्म एंड दूसरा टर्म आता है इसके अंदर ओओपी। ओके तो अगर मैं बात करता हूं कि ये पीओपी है क्या और ओओपी क्या है, तो अगर सिंपल आप पीओपी के पास आते हो तो पहले हम लोग पीओपी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज पीओपी बेसिकली। ओके सो पीओपी इट इज नथिंग बट इट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके तो ये प्रोसीजर इन द सेंस क्या होता है, प्रोसीजर्स में हम लोग क्या चीजें बना सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या करता है, तो प्रोसीजर फंक्शन बनाने का काम करता है। तो फंक्शन मतलब क्या रहेगा, उसमें उसके अंदर देखो क्या क्या चीजें कवर होगी, मैं आपको वो भी चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले पार्ट बनाने रहेंगे, कंडीशनल पार्ट रहेगा हमारे पास, लूपिंग रहेंगे, उसके साथ साथ हम लोग एरे डिस्कस करेंगे, ये एरे वगैरह क्या होता है, कैसे यूज करते हैं हम लोग। बट ये सारा चीज क्या हो गया, हमारा पूरा प्रोसीजर्स हो गया। बट अगर ये सेम चीजें देखो, अभी एप्लीकेशंस का अगर हम लोग बात करते हैं, तो एप्लीकेशन में ऐसी कुछ चीज रहती है कि एक ही चीज हम लोग क्या करते हैं, रीयूजेबिलिटी में यूज करते हैं, मतलब एक ही चीज हम लोग बार बार यूज करते हैं, बराबर। तो देखो बार बार यूज करने क्या होता है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि लूपिंग वगैरह जैसा कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक ही टर्म को, एक ही लॉजिक को हम लोग मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। ओके मल्टीपल टाइम रिपीट करना मतलब क्या होता है, सिर्फ लॉजिक रिपीट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द फंक्शन। ओके व्हाट अबाउट द फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या रहेगा, जैसे मैंने बोला कि कोई एप्लीकेशन यूजर अगर एंटर करता है तो वहां पे उसको दो बटन मिल गए कि भाई ये रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, तो लॉग इन करना है। तो मुझे क्या करना है, रजिस्टर का मैंने फंक्शन तो बना दिया, बट मुझे पता है कि ये रजिस्टर का फंक्शन मुझे मल्टीपल टाइम यूज होने वाला, वहां पे मल्टीपल यूजर्स आएंगे और मल्टीपल यूजर उसको रजिस्टर करने जाएंगे। ओके तो वहां पे सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल यूजर ने जो रजिस्टर करके चला जाएगा, तो वहां पे मल्टीपल यूजर लिस्ट में कैसे बना दो, और मल्टीपल यूजर का लॉग इन जो चेक इन चेकआउट जो प्रोसेस रहता है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास लूप्स तो है, बट ये लूप्स वगैरह लेके अगर मैं पूरा लॉजिक अगर क्या करूँ एक फंक्शन में डाल दूं, और वो फंक्शन मुझे क्या करना है, कोई भी वैसे अगर कहाँ पे भी मुझे कनेक्ट करना रहेगा। ओके मतलब अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि जो प्रोसीजर चीजें, प्रोसीजर कैसी चीजें चलती है और हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कहाँ पे जरूरत पड़ती है। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे बैंकिंग का। ओके सपोज कर लो कि यहाँ पे एक बैंक है हमारा, कोई बैंक एटीएम रहेगा। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि अगर हम लोग कोई एटीएम में जाते हो तो एटीएम में जाने के बाद हमारा प्रोसीजर क्या रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि एटीएम में क्या होता है, फर्स्ट तो हमें कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करते हैं, करेक्ट। सेकंड चीज क्या होता है, यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करने के बाद तो सेकंड चीज यहाँ पे आता है कि वहां पे हमें पूछ लेगा कि भाई कौन सा लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, कौन से लैंग्वेजेस के साथ आपको जाना है। ओके तो वो हो गया। बट सबसे मेन चीजें क्या होती है कि कार्ड इंसर्ट करने के बाद हमें वो एंटर करने के लिए बोलता है कि आपका पिन नंबर, सीक्रेट पिन नंबर। ओके सीक्रेट पिन नंबर एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, अमाउंट विड्रॉ करना है या विड्रॉ आपको क्या चाहिए, अमाउंट चेक, बैलेंस चेक करना है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो उसकी हेल्प से।
ओके, सो उसके बाद सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, अमाउंट विड्रॉ करना है। यहाँ पे विड्रॉ का प्रोसेस चल रहा है एंड आफ्टर विड्रॉ क्या करेगा, ये आगे जाके प्रोसेस करेगा एंड देन प्रोसेस करके आपका प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा। सी अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई अगर कोई एटीएम में मैं जाता हूँ तो एटीएम में मैं बोलता हूँ कि मुझे पहले विड्रॉ का प्रोसेस चाहिए, उसके बाद मैं पिन नंबर एंटर करूंगा, ऐसे कहाँ पे होता है? तो नहीं, एटीएम में जाओगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स को ये फॉलो करता है। देखो स्टेप्स अगर आप देखोगे तो ये कैसे आ रहा है, अप टू डाउन, करेक्ट, टॉप टू बॉटम इसको बोलेंगे। तो ये जो पीओपी होता है, प्रोसीजर होता है, ये किसको फॉलो करता है, टॉप बॉटम अप्रोच को, टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूं कि मेरा स्ट्रक्चर्स या मेरा जो लाइक फ्लो होता है, मैं बॉटम टू टॉप जा सकता हूँ क्या यहाँ पे? तो नहीं, ये भाई पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। क्यों? बिकॉज प्रोसीजर अगर मुझे बनाना है, प्रोसीजर मतलब कोई फंक्शन बनाना है यहाँ पे, तो ये मतलब क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है। लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल में बात करता हूँ, जस्ट फॉरगेट अबाउट द लैंग्वेज। अगर मैं आता हूँ, कोई मुझे अगर रेसिपी बनाना रहेगा घर पे, तो रेसिपी बनाने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ भी चीजें बनाने रहेगी कि फर्स्ट क्या होना चाहिए, सेकंड चीज क्या होगा, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए। उसी के बाद अगर वो फ्लो को आप अगर फॉलो करोगे तभी जाके आपका क्या बनेगा, वो रेसिपी प्रॉपर बन सकता है। करेक्ट। इन द सेम सेंस अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ यहाँ पे, तो लैंग्वेज में भी वही चीज होता है कि अगर मैं यहाँ पे अगर बैंक एटीएम का एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे पहले कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई मुझे पहले यहाँ से कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है उसके बाद में कार्ड इंसर्ट करूंगा, तो नहीं होता है। क्यों? इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ये स्टेप्स बन गए आपके। तो ये बोलता है कि भाई फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, ये सेकेंड स्टेप रहेगा, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। और ये जो स्टेप्स को फॉलो करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट योर एल्गोरिदम। ओके, तो एल्गोरिदम को फॉलो करना। सो एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा और एंड में लास्ट वाला स्टेप क्या रहेगा। जब भी मैं ये स्टेप से लेके ये स्टेप्स तक आऊंगा तो कैसे आ सकता हूं मैं? ओके, जैसे मैंने बोला कि मैं एग्जिट से यहाँ पे नहीं जा सकता, बट यहाँ से मैं फर्स्ट से लेके एंड तक यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। ओके, सो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना मतलब क्या हो गया, आपका एल्गोरिदम हो गया। और ये एल्गोरिदम के हेल्प से हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो बनता है, तो प्रोग्राम का फ्लो बनाने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा, ये प्रोसीजर। इट्स नथिंग बट द लाइक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज ओनली। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी आपको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ कि ये प्रोसीजर और ये ऑब्जेक्ट का जो टर्म आता है यहाँ पे, ओपी मतलब क्या हमारा, इट इज नथिंग बट इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और यहाँ पे प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ये भी एक प्रोग्रामिंग ही है, लाइक दिस इज नॉट द लैंग्वेज, इट इज प्रोग्रामिंग। ओके, तो सेम देखो यहाँ पे दोनों भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है और ये भी प्रोग्रामिंग है, बट ये किसके ऊपर काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और ये किसके ऊपर काम कर रहा है, प्रोसीजर के ऊपर। तो अब ये दोनों में डिफरेंस है क्या? प्रोसीजर बोलता है सिर्फ अब भाई स्टेप्स को फॉलो कर लो कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा और एंड स्टेप क्या रहेगा। और ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि अगर मुझे क्या चाहिए, देखो सपोज कर लो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कार्ड इंसर्ट किया एटीएम में जाके। सेकंड स्टेप में बोलता है कि आपको क्या करना है, पिन एंटर करना है। लेट्स से कंसिडर कि अगर मैंने वहां पे क्या किया, कुछ रॉन्ग पिन एंटर कर दिया। ओके, कंसिडर करो कि मेरा पिन नंबर क्या था, तो 1234 था, बट मैंने लाइक मिस्टेकली क्या किया, लाइक 4789 करके कुछ तो पिन एंटर किया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डायरेक्टली ये वाले स्टेप को फॉलो करेगा, एग्जिट को। मतलब देखो ये प्रोसीजर मैंने बोला कि स्टेप टू स्टेप जाना चाहिए ना, बट स्टेप टू स्टेप जाने के लिए मैंने सारे प्रोसेस तो लिख के रखे हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये पिन नंबर मेरा करेक्ट होता है, करेक्ट इन द सेंस लाइक देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है कि मुझे विड्रॉ प्रोसेस पे कब जाना है और एग्जिट पे कब जाना है। तो अगर विड्रॉ प्रोसेस पे जाना है तो मेरा पिन नंबर ट्रू होना चाहिए, ट्रू मतलब करेक्ट होना चाहिए। अगर मेरा पिन नंबर फॉल्स हो गया, लाइक अगर रॉन्ग हो गया, तो फॉल्स होने के बाद कहाँ पे जाएगा, ये एग्जिट पे जाएगा। बट देखो अभी इसके लिए क्या चाहिए, मैं अभी क्या करूँ, एक एक स्टेप का एक एक प्रोसीजर का मैं कोड तो बनाने बैठूंगा नहीं। मैंने क्या किया हुआ है, ये पिन नंबर का भी कोड बना के रखा है, विड्रॉ का भी प्रोसेस मेरे पास बना हुआ है, प्रोसेस का भी कोड मैंने बना के रखा है। तो ये कोड ये क्या है, देखो ये सब हमारे पास फंक्शन है, ये भी फंक्शन हो गया, ये भी हमारे पास फंक्शन हो गया, और ये एक फंक्शन हो गया पिन वाला, और ये एक फंक्शन हो गया। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट लाइक दिस इज ऑल्सो फंक्शन। तो मैंने क्या करके रखे हैं, एक एक चीज बना के मैंने क्या किया, सारे प्रोसीजर मैंने बना के रखे हैं, बट मुझे पता नहीं कि अभी कौन सा प्रोसीजर कब कॉल होगा। ओके, जैसे मैंने बोला कि अगर पिन नंबर मेरा करेक्ट होता है तो कौन सा फंक्शन काम करना चाहिए, तो सपोज कर लो फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है,
फंक्शन 3, फंक्शन 4 एंड फंक्शन 5। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा पिन नंबर अगर करेक्ट है, अगर ट्रू है, तो ये कौन सा फंक्शन को कॉल करना चाहिए? फंक्शन 3 को कॉल करना चाहिए। ओके, अगर मेरा पिन नंबर फॉल्स हो गया तो ये कहाँ पे आना चाहिए? फंक्शन 5 को कॉल करना चाहिए। तो देखो हर एक टाइम पे अभी मुझे पता नहीं कि यूजर कितने टाइम रॉन्ग पिन एंटर करता है और करेक्ट पिन एंटर करेगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए पांचों के पांच फंक्शन पहले से बना के रखने पड़ेंगे। मतलब मैंने क्या किया है, पांचों के पांच प्रोसीजर यहाँ पे बना के पहले से रेडी करके रखे हैं। उसके बाद का सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा काम क्या आता है कि वो प्रोसीजर को कहाँ पे कॉल करना है। लाइक देखो प्रोसीजर मतलब क्या? प्रोसीजर मतलब फंक्शन है कि उसको कैसे फॉलो करना है हमें। ओके, तो यही चीज देखना है हमें कि ये जो फंक्शन मैंने बना के रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट ये करता क्या? देखो ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि मैंने सारे फंक्शन को कहाँ पे तो स्टोर करके रखा है। ओके, और कहाँ पे तो स्टोर करके रखा है मतलब क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्लास का स्ट्रक्चर हमें बना के देता है। ओके, ये क्लास क्या बोलता है कि भाई आप ऑब्जेक्ट बना दो, और ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? कोई भी फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब मेरे पास सारे फंक्शन पड़े हुए, सारे फंक्शन बने हुए पहले से ही, बट कौन सा फंक्शन कहाँ पे कॉल होना चाहिए, कब पता चलेगा? तो उसके लिए हमें ये सारे वैलिडेशन चेक करने पड़ेंगे कि अगर मेरा पिन नंबर करेक्ट नहीं है, अगर पिन नंबर रॉन्ग हो गया तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? यहाँ पे फंक्शन 5 कॉल होना चाहिए। अगर मेरा पिन नंबर करेक्ट है तो ये फंक्शन 3 पे जाना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। देखो ये कोई भी फंक्शन जो आ रहा है ये सिर्फ कॉलिंग पे आ रहा है, मैं इसका कोड फिर से नहीं लिखूंगा। तो ये सारे फंक्शन देखो कभी भी, अभी जैसे देखो ये एग्जिट वाला फंक्शन कब कब मुझे काम आ सकता है? जैसे मैंने बोला कि अगर पिन नंबर मेरा रॉन्ग हो गया तो भाई ये एग्जिट पे आ गया, ठीक है। सेकंड थिंग क्या हो सकता है? चलो पिन नंबर करेक्ट हो गया तो मुझे इसने बोला कि आप फंक्शन 3 पे आ जाओ, तो विड्रॉ करने के लिए इसने बोला कि एंटर योर अमाउंट्स, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करनी है। बट अगेन अमाउंट एंटर करने के बाद आपको चेक करना है कितना अमाउंट्स आपको एंटर करना चाहिए वहां पे। अगर सपोज कर लो कि मेरे अकाउंट्स में सिर्फ 5000 है बैलेंस, और मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ, मुझे कितना चाहिए? लेट्स से यूजर को चाहिए 10,000। ओके, सो सिंपल चीज है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉसिबल नहीं है कि 10,000 में नहीं निकाल सकता। ये बताएगा मुझे कि इनसफिशिएंट बैलेंस करके। क्यों? बिकॉज उतना बैलेंस, इतना अकाउंट में बैलेंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, बट यूजर अगर 10 के ट्राई कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे भी सेम ट्रू फॉल्स बनेगा। अगर मेरा विड्रॉ का प्रोसेस अगर रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, तो अगेन ये एग्जिट पे आएगा। तो देखो अभी यहाँ पे अगर आप एक चीज देखने जाओगे तो एग्जिट का फंक्शन मुझे इधर भी काम पड़ रहा है और इधर भी काम आ रहा है विड्रॉ के लिए। अगर पिन नंबर रॉन्ग होगा तो भी मुझे एग्जिट पे आना है, और अगर यूजर ने अगर रॉन्ग अमाउंट एंटर किया तो भी मुझे एग्जिट पे आना है। तो देखो एक ही एग्जिट फंक्शन है जो मैं मल्टीपल टाइम कॉल कर रहा हूँ, और जो मल्टीपल टाइम कॉल करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करने के लिए आपको हेल्पफुल हो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्ट। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ओके, आई होप लाइक सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं ये सारी चीजें। देखो प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट क्या बताने जा रहा है यहाँ पे। प्रोसीजर मतलब मैंने सारे फंक्शन को बना के रखे हैं, ये प्रोसीजर ने अपना काम कर लिया। बट ऑब्जेक्ट क्या काम करे कि भाई फंक्शन जितने भी बना के रखे हो एक ही फंक्शन में कितने टाइम और कैसे यूज कर सकता हूँ, और कहाँ पे कौन से फंक्शन को मुझे कॉल करना है, ये सारी चीजें हैंडल करने का काम कौन करता है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन लाइक प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके लिए देखो प्रोसीजर के बेसिस पे आप सिर्फ कोड फ्लो बनाओगे, बट कोड फ्लो पे भी लाइक कौन सा कोड कहाँ पे और कौन से रीयूजेबिलिटी कैसा चाहिए, तो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी ओओपी के ऊपर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो बिफोर दैट लाइक फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे पीओपी के अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट की पीओपी कैसे फ्लो बनता है, और उसके बाद हम लोग ओओपी टर्म के पास जाएंगे। ओके तो अगर हम लोग यहाँ पे आते पीओपी में, तो पीओपी में बेसिक चीजें क्या आती है? देखो बेसिक चीजें इन द सेंस मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि अगर मैं सी शार्प के पास आता हूं पहले तो सी शार्प क्या बोलता है? सी शार्प एक बेसिक लाइक हम लोग बैक एंड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं सी शार्प को। ओके, और सी शार्प को क्या करते हैं? सी शार्प के अंदर देखो एक टर्म बनाया गया कि अगर मैंने बोला कि सी शार्प में मैंने अगर समझो बैक एंड कोड बना दिया तो उसको मैं कैसे रन करूँ, कहाँ पे रन करूँ, तो मैंने बोला हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, वो सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोड को रन कर सकते हैं। तो चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सी शार्प में ऐसे क्या चीजें चाहिए जिसके हेल्प से हम लोग कोड को रन कर पाएंगे। ओके, तो जैसे आपको पता ही रहेगा, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज रहेगा तो कोडिंग में हम लोग चीजें देखते हैं कि हमारे पास देखो दो चीजें आते हैं कि अगर मेरा कोड कंप्लीट हो गया तो कोड कंप्लीट होने के बाद इसे हमें क्या करना है? कोड को कंपाइल करना है एंड का कोड को मुझे रन करना है। तो जैसे मेरा कोड कंपाइल हो जाता है, कंपाइल होने के बाद मुझे क्या करना है? इसको रन करना है। तो कंपाइल क्यों किया जाता है? ये कोड को कंपाइल क्यों करना है, और कंपाइल करने के बाद मुझे रन करना है क्यों? बिकॉज मुझे आउटपुट देखना है
कि मैंने जो कोड का फंक्शन बना के रखा है उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका क्या रिजल्ट मुझे वो जनरेट करके देगा, उसके लिए मुझे कोड को रन भी करना पड़ेगा। करेक्ट। तो अगर मैं कंपाइल के पास आता हूँ यहाँ पे, तो कंपाइल मतलब क्या है, ये कंपाइल मतलब एग्जैक्ट क्या चीज करता है यहाँ पे। तो कंपाइल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है यहाँ पे, इट कन्वर्ट्स कोड फाइल इनटू बाइट कोड। लाइक अभी ये बाइट कोड मतलब क्या होता है, बाइट कोड इन द सेंस क्या होता है, एक बाइनरी लैंग्वेज होता है जहां पे मशीन वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, लाइक जो कोड हम लोग अभी बना रहे हैं, कोड किसने बना दिया है, ये ह्यूमन ने कोड बना के रखा है। बट अभी ये कोड मैं मशीन को कैसे अंडरस्टैंड करवा दूं। ओके, ह्यूमन ने कोड, कोई भी कोड अगर बना देता है तो मशीन जब तक अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा टर्म को, तो कैसे रिजल्ट जनरेट कर पाएगा। तो देखो मशीन के पास जब भी मेरा कोड जाता है तो मशीन क्या करता है, इसको पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में क्या कर सकता है, मशीन अपने ऑल कोड्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। और उसी के बेसिस पे जो एरर रहेगा, एरर मतलब क्या रहेगा, कुछ अगर प्रॉब्लम्स रहेगा उसके अंदर, तो हमें बता देता है कि भाई ये लाइन में एरर है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोड में सक्सेस रहेगा तो आप कोड को सक्सेसिव एग्जीक्यूट कर सकते हो, एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कंपाइल करने का काम कौन करता है यहाँ पे, फिर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो चीजें आती है, एक चीज आता है कंपाइलर और एक आता है हमारे पास इंटरप्रेटर। तो देखो ये दोनों भी चीजें क्या है, दोनों भी एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, हमें प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी पहले डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि लाइक व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर। अगर मैं कंपाइलर की बात करता हूं तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, इसका भी काम क्या है, कोड को कंपाइल करना, और इंटरप्रेटर का भी काम है कोड को कंपाइल करना। बट कितने लाइन को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करना, दैट इज डिपेंड ऑन दिस बोथ द कंपाइलर। अगर मैं कंपाइलर की बात करता हूं तो ये क्या करता है, इट विल कंपाइल, it will compile the entire code। entire code दिस इज, अगर सपोज कर लो मैंने 1000 लाइन का कोड करके रखा है तो 1000 लाइन को वो एक साथ एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है, कौन, कंपाइलर। तो फिर इंटरप्रेटर क्या करता है फिर, तो इंटरप्रेटर की अगर मैं बात करता हूं तो एट ए टाइम इट कैन एग्जीक्यूट वन लाइन, सिर्फ सिंगल लाइन को ही एग्जीक्यूट करता है। मतलब अगर सपोज कंसिडर करो कि मेरे पास 1000 लाइन का अगर कोड बना हुआ है तो उसमें मुझे कैसे जाना पड़ेगा, एक एक लाइन को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, जब तक फर्स्ट वाला लाइन आपका सक्सेस नहीं होगा तब तक ये सेकंड वाली लाइन को टच नहीं करता है, जब तक सेकंड वाला लाइन फाइनलाइज नहीं तब तक ये थर्ड लाइन के पास नहीं जाएगा। मतलब आप समझो चीजें कि एक एक लाइन ये चेक करते जाता है, वो इसमें कैसे इंटरप्रेटर काम करता है। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर बोलता है मुझे एक एक लाइन को मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, जितने भी लाइंस का कोड आपने बना के रखा है मैं सारे कोड सारे फाइल्स को क्या कर सकता हूँ, सारे लाइन को एक साथ में एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, तो वो होता है आपका कंपाइलर। तो लाइक देखो दोनों में भी बेटर क्या है, कंपाइलर यूज करना चाहिए या इंटरप्रेटर यूज करना चाहिए। अभी लाइक देखो अगर लाइंस ऑफ कोड अगर मैं देखने जाऊँ, मेरा अगर 1000 या 2000 लाइंस का कोड अगर बन रहा है एक सिंगल फाइल का, तो सबसे बेस्ट है वो कंपाइलर हमारे पास होना चाहिए। बिकॉज अगर मैं एक एक लाइन को अगर एग्जीक्यूट करने बैठूँ तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो टाइम कंसिस्टेंसी हो सकता है। ओके, तो वो हमें नहीं चाहिए। वो अगर टाइम को रिड्यूस करना है तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, कंपाइलर, जो क्या करेगा एट ए टाइम पूरे लाइंस को, सारी जितना भी लाइंस ऑफ कोड हम लोग लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये हेल्प करेगा। दैट इज नथिंग बट यूर कंपाइलर। ओके, तो ये हो गया देखो कंपाइलर। तो ये जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर की बात करते हैं, तो ये जो सी शार्प है, तो सी शार्प क्या यूज करते हैं, सी शार्प किसको यूज करता है भाई, ये कंपाइलर को यूज करता है कि इंटरप्रेटर को यूज करता है। तो सी शार्प जो होता है, ये सी शार्प किसको यूज करता है, तो ये कंपाइलर को। तो सी शार्प बोलता है कि मुझे लाइक एक एक लाइन को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, जितने भी लाइंस ऑफ कोड रहेगा वो सारे कोड्स को मुझे क्या करना है, एक साथ एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए सी शार्प को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कंपाइलर लैंग्वेज, इट इज नॉट इंटरप्रेटर लैंग्वेज। ओके, ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके अलावा वो क्या कर सकता है, जितने भी लाइंस ऑफ कोड आपने लिखा हुआ है वो सारे लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज नथिंग बट यूर कंपाइलर। तो ये कंपाइलर का काम कौन करेगा अभी सी शार्प में, तो इसके लिए सी शार्प ने किसको बना के रखा है, यहाँ पे बना के रखा है उसने CLR। तो व्हाट इज CLR देन, तो CLR को हम लोग बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम।
तो ये देखो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम करके इसने बना के रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CLR बोलते हैं। इसकी हेल्प से हमारा पूरा कोड कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये जो CLR होता है, ये CLR कहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो ये हमें डॉटनेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके देता है। जब आप डॉटनेट इंस्टॉल करते हो तो डॉटनेट इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको क्या मिल जाता है, ये ड्यूरिंग फ्रेमवर्क इंस्टॉलेशन आपको ये CLR भी उसी के अंदर मिल जाएगा। तो ये मेरा सपोज करो, चलो CLR मेरे पास आ गया, तो CLR के हेल्प से मैंने क्या किया, कोड को कंपाइल किया। मतलब कोड को कंपाइल किया इन द सेंस मैंने क्या किया, मेरा जो ह्यूमन लैंग्वेज कोड था, ह्यूमन लैंग्वेज को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मशीन लैंग्वेज में। इसके लिए किसने हेल्प किया मुझे, ये कंपाइलर ने। अभी उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, कोड मेरा कंपाइल हो चुका है, अभी मुझे उसको क्या करना है, उसको रन करना है। तो अभी मैं उसको रन कैसे करूं, तो रन करने के लिए अभी आते हैं हम लोग, देखो लाइक अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में दो अलग अलग डिफरेंट टर्म्स आते हैं। एक JRE आता है, एक JVM आता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक टूल के हेल्प से आप कोड को कंपाइल कर सकते हो और एक टूल के हेल्प से आप कोड को रन कर सकते हो। ये सेम चीज अगर आप इसके अंदर देखने जाओगे, किसके अंदर, लाइक C# के अंदर, तो C# में वन ऑफ द टूल है दैट इज CLR, जो कोड को कंपाइल भी करने का काम करता है और कोड को रन भी करेगा। मतलब देखो एट ए टाइम CLR दो चीज को हैंडल कर सकता है, लाइक कोड को ये कंपाइल भी कर सकता है एंड कोड को रन भी कर सकता है। ठीक है, लाइक देखो आप यहाँ पे चीजें समझ सकते हो, जो चीजें लाइक जावा या PHP कोई अदर लैंग्वेज नहीं कर पा रहा है, उससे सेम चीजें लाइक देखो डॉटनेट एक ही टर्म में एक ही फ्रेमवर्क उसने बना के रखा है, जिसके अंदर एक टूल की हेल्प से ये सारी चीजें कर रहा है। और वही चीजें अगर आप जावा बीवा की बात करेंगे तो जावा के अंदर कैसे होता है, वो उसके अंदर एक अलग टूल यूज करो, इसके लिए कुछ अलग टूल रहेगा जो कंपाइल करके देगा, कंपाइल करने के बाद दूसरा फाइल बनेगा, उसके बाद उसको रन करेगा। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें आती है जब भी उसका फाइल कंपाइल हो जाता है। ओके तो जैसे देखो फाइल अभी आप जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, जब भी मैं C# का कोई भी फाइल बना लेता हूं तो C# का फाइल बनाने के लिए उसका एक्सटेंशन कोड क्या बनेगा। ओके सो व्हाट इज एक्सटेंशन कोड, एक्सटेंशन मतलब क्या है कि फाइल को जब भी मैं सेव करता हूं तो फाइल को सेव करने के लिए मैं क्या एक्सटेंशन से फाइल को सेव कर लूं, तो उसके लिए हमारे पास फाइल बनता है .cs। तो CS मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट योर C#। ओके तो .cs के एक्सटेंशन से मुझे क्या करना है, फाइल को सेव करना है, और ये फाइल मेरा क्या करेगा, फाइल जब भी मैं कंपाइल करूंगा तो इसके अंदर क्या करता है, ये इसका क्लास फाइल जनरेट कर लेता है। क्लास फाइल मतलब जहां पे इसने क्या किया, कोड को कंपाइल करके रखा है, जहां पे डॉट क्लास फाइल आपको बना के देगा, और डॉट क्लास फाइल बनाने के बाद यही फाइल को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके देखो डायरेक्टली कोई भी हम लोग .cs फाइल को रन नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज .cs फाइल को पहले कंपाइलर क्या करता है, पहले आपको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करके देगा, एंड देन जो डॉट क्लास फाइल बना है उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, तो वही रन करेंगे। ओके तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइक प्रोग्राम का पहले स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट कर लेते कि अगर मुझे C# में कोई भी कोड करना रहेगा तो उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम लोग, लाइक कहाँ से कौन सा पहला फर्स्ट लाइन क्या रहेगा, सेकंड लाइन क्या रहेगा। तो पहले उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम लोग समझ के ले लेते हैं, और उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोड करने के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि C# का अगर कोड स्ट्रक्चर मुझे बनाना रहेगा तो कैसे लिखेगा, और उसके अंदर अगर मुझे इनपुट या आउटपुट देना रहेगा तो इनपुट आउटपुट हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C# कि अगर C# का मुझे कोड लिखना है तो C# का कोड लाइन लिखने के लिए मेरा फर्स्ट लाइन क्या रहेगा और लास्ट लाइन क्या रहेगा, जिसके हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, कोड को रन कर रहा हूं, कोड को कंपाइल कर रहा हूं। ओके तो यहाँ पे देखो कोड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो मैं पहले स्ट्रक्चर लिख लेता हूं और उसके बाद हम लोग उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उसका लाइन टू लाइन कैसे ये वर्क कर लेता है। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट अगर आप आओगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बनता है, इसका क्लास, और क्लास यहाँ पे क्लास के बाद यहाँ पे आते हैं आपके पास क्लास नेम। देन ये क्लास के अंदर अगर आप आओगे तो क्लास के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे उसका मेन फंक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इसके अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रिंग args आर्ग्यूमेंट्स। ओके एंड ये मेन फंक्शंस रहेगा, और ये देखो यहाँ पे मेरा क्लास क्लोज हो गया, ये क्लास का बॉडी, और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन का बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गया। और इसके अंदर ये मेन के अंदर हमारा क्या रहेगा, पूरा बॉडी ब्लॉक रहेगा, मतलब हमें जो कुछ भी कोड या कुछ लॉजिक्स लिखना है वो लॉजिक हमारा किसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर आएगा। तो अभी पहले हम लोग समझ लेते हैं ये की चीजें क्या इसने बना के दी है हमें, ये पूरा स्ट्रक्चर इसने पहले से बना के रखा है, तो क्यों ये यूज करता है और कहाँ पे किसके लिए बनाया रहेगा ये।
तो यहाँ पे अगर आप पहली चीज देखोगे तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड इसने यूज किया है, क्लास। तो क्लास कीवर्ड का काम क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है, क्लास कीवर्ड हमें क्लास बनाने के लिए हेल्प करता है। बिकॉज क्यों, देखो जो सी शार्प भी है, सी शार्प को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, इसको पीओपी भी बोलेगे हम लोग, जो पीओपी को भी इसने कवर करके दिया, बट सी शार्प इज लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसके लिए इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो पूरा क्लास से स्ट्रक्चर इसका स्टार्ट हो जाता है। तो विदाउट एनी क्लास ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। बट देखो डायरेक्टली हम लोग ओओपी कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जाएंगे, बट ओओपी का जो फर्स्ट टर्म आता है, जो क्लास आता है, ये क्लास का टर्म पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। ओके, देखो सी शार्प मैंने क्या बोला, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अभी फिलहाल के लिए मुझे जरूरत ही नहीं है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट ये क्लास कैसे काम करेगा, ये पहले हमें देखना है। बिकॉज क्लास का काम क्या होता है, क्लास का काम होता है इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने का काम करेगा क्लास। बट अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्लास के हेल्प से हमें क्या करें, एक सिंपल सा क्लास बनाना है, जो क्लास को क्लास के नाम को मैं क्या कर सकते हैं, फाइल को रन करने के लिए मुझे हेल्प हो सकता है। ओके, तो ये क्लास कीवर्ड है, क्लास एक बिल्ट इन कीवर्ड है, जो कीवर्ड आपको क्या करेगा, क्लास बनाने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका क्लास नेम। सो क्लास नेम इट इज योर यूजर डिफाइंड नेम। यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड इन द सेंस क्या होता है कि यूजर को जो चाहिए कोई भी नाम ये फंक्शन को सॉरी ये क्लास को कोई भी नाम आप दे सकते हो। लाइक क्लास का नाम देखो आपको कुछ भी देना है, इन द सेंस क्या होता है, क्लास मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, क्लास इज नथिंग बट योर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और वी कैन से इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बट क्लास क्या होगा फिर, अगर मुझे क्लास का नाम देना रहेगा तो मैं क्लास का क्या नाम दे सकता हूँ। तो देखो ये भी मैं बता देता हूं आपको। तो जो क्लास होता है हम लोग क्लास को क्या बोलते हैं, क्लास कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग इन द सेंस कि क्लास कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो कोई प्लेस का भी आप नाम दे सकते हो, कोई पर्सन का नाम हो सकता है, कुछ थिंग्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया, ये आपका होता है क्लास। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे क्लास का नाम देना है यूजर डिफाइन, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप अपना खुद का भी नाम दे सकते हो, बट आपको खुद का कुछ नाम वहाँ पे यूज करना नहीं है, बिकॉज प्रोग्रामिंग के लिए वो सारी चीजें अलाउड नहीं रहते। बट अगर आप खुद का नाम भी दे दोगे तो भी आपका क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बट कोडिंग लैंग्वेज में टर्म के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कुछ भी चीज जब भी कुछ भी नाम आप देते हो तो लाइक उसी के रिगार्डिंग जाओ जो डेफिनेशन उसने प्रोवाइड करके रखा है, जो फ्लो या जो स्ट्रक्चर उसने बना के रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे मैं आता हूँ कि इसने बोला कि क्लास का नाम आप कुछ प्लेस का नाम दे सकते हो, कुछ पर्सन का नाम दे सकते हो, कुछ थिंग्स के भी नाम में दे सकते हो यहाँ पे। ओके, तो सपोज कर लो कि मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, मेरा नाम क्लास का नाम मैंने दे दिया, इसको समझो फ्रूट्स। तो फ्रूट्स क्या हो गया, फ्रूट्स सब जो मेरा क्लास हो गया। तो फ्रूट्स किसको डिफाइन करता है, तो फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे टाइप के लाइक जैसे एप्पल आ गया, मैंगो आ गया। तो जैसे मैंने बोला कि फ्रूट्स के अंदर कौन सा फ्रूट्स आ गया, जैसे एप्पल। तो फ्रूट्स क्या हो गया यहाँ पे मेरा क्लास हो गया, और एप्पल क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, बिकॉज एप्पल को डिफाइन कौन कर रहा है, तो फ्रूट डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो डिफाइन करने वाला कौन है, यहाँ पे क्लास हो गया, और जो डिफाइन हो रहा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं अगर मैं बात करूं, ये हमारा पीओपी का स्ट्रक्चर बनने जा रहा है कि पीओपी के प्रोग्राम स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखने वाले पहले। तो उसको स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने का अभी फिलहाल के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है सिर्फ ये क्लास की। तो देखो कोई भी क्लास का नाम आप यहाँ पे दोगे तो क्लास का नाम मैंने क्या बोला, इसमें से आपको जो चाहिए कोई भी क्लास का नाम आप, यूजर डिफाइन है तो यूजर को जो चाहिए नाम आप दे सकते हो। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप क्लास का नाम दोगे तो क्लास का नाम लाइक फर्स्ट लेटर शुड बी द कैपिटल। ओके, दिस इज नॉट द रूल ऑफ लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ये हमें इसके लिए फॉलो करना है बिकॉज जब आप नेक्स्ट टर्म के लिए जाओगे, लाइक जैसे जो हमारे नेक्स्ट वाले सेशन आएंगे जहाँ पे हम लोग डेटा टाइप्स वगैरह कवर करेंगे, तो डेटा टाइप्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स हम लोग बना देते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेशंस रहेंगे। बट लाइक देखो जो वेरिएबल का नाम और आपका क्लास का नाम दोनों में कुछ तो लाइक डिफरेंशिएशन होना चाहिए, अदरवाइज दोनों में सिमिलरिटी अगर रहेगी तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये क्लास का नाम है कि भाई ये वेरिएबल है। इसके लिए क्लास का नाम अगर आप कुछ भी आप सजेस्ट करोगे तो क्लास का नाम उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बाकी उसके बाद आपको जो चाहिए वो कुछ भी नाम क्लास दे सकता हूँ। लेट्स से कंसिडर करो मैंने क्लास का नाम दे दिया टेस्ट, बट अगेन टेस्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। ओके, सो ये पूरा टेस्ट करके नाम का जो मैंने बना दिया ये क्या हो गया, मेरा पूरा क्लास बन गया। ओके, तो ये क्लास को देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कि क्लास का नाम मेरा कुछ भी हो सकता है, जो क्लास का नाम यहाँ पे दे सकता हूँ।
इसके बाद हम लोग आते हैं, अभी ये क्लास का नाम क्यों चाहिए, जब मैं बताता हूँ ये क्यों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं प्रोग्राम को रन करने जाऊंगा तो इसी की जरूरत पड़ने वाली है हमें, बिकॉज विदाउट एनी क्लास नेम हम लोग कोई भी फाइल को रन नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फाइल को रन करने जाओगे तो पहले इट विल आस्क फॉर योर क्लास नेम ओनली। ओके, सो विदाउट एनी क्लास नेम ये फाइल को पहले सर्च करने जाएगा कि भाई कहाँ पे है फाइल इसका और किसको मुझे रन करना है। और रन करने का काम किसके पास है, इसका सीएलआर के पास है। तो सीएलआर बोलेगा कि मुझे भाई क्लास फाइल तो दे दो, किसको में रन करना है। तो उसके लिए हमारे पास कोई क्लास होना चाहिए, ये दिखा होगा मैं। पहले हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर समझ लेते इसके अंदर। अभी हम लोग आते हैं ये टर्म के पास पब्लिक। देखो ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा ना, अभी ये क्लास का बॉडी हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा ये वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको हम लोग बोलते हैं मेन फंक्शन। तो देखो कोडिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, कभी भी कोई कोड को आप रन करने जाते हो ना, तो कोड को रन करते टाइम कोड किसको सर्च कर लेता है पता है, कोड अपने मेन फंक्शन को सर्च करता है। अगर इन केस आपका मेन फंक्शन अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मेन फंक्शन अगर आपने मिस किया यहाँ पे, तो आपका कोई भी कोड या कोई भी क्लास रन नहीं हो पाएगा। बिकॉज विदाउट एनी मेन फंक्शन का काम क्या होता है, जो कोड आपने लिखा है, जो कोड लाइक आप फ्लो में लिख रहे हो, कोड को पूरा मेमोरी में एलोकेट करना। जब तक मेमोरी में अलॉट ही नहीं होगा तब तक कौन सा कोड आप एग्जीक्यूट करोगे। जब तक हार्ड डिस्क में कोई डेटा गया ही नहीं तो कौन सा कोड वहां पे दिखने वाला है आपको, करेक्ट ना। तो पहले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो आप कोड लिखोगे, जिसको मेन फंक्शन बोलेगे, उसको क्या करेंगे, मेमोरी में पहले अलॉट करेंगे। और जो मेमोरी में कोड अलॉट करके रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में रन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते कि मेन फंक्शन क्या बना रहा है। लाइक मेन कोड को जब ये एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, इसको ये क्या चीजें देखने जा रहा है। तो सबसे पहली चीज है पब्लिक। पब्लिक को क्या बोलते हैं पता है, यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस मॉडिफायर। अभी ये एक्सेस मॉडिफायर क्या हो गया, ठीक है। ओप्स के टर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइक एक्सेस मॉडिफायर्स आते हैं। यहाँ पे लाइक प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, इंटरनल आता है, इसमें बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर आते हैं। बट यहाँ पे जो मेन फंक्शन में इसने दिया है, लाइक हम लोग वो सारे एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले इसने जो प्रोवाइड करके दिया इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो पब्लिक करके एक्सेस मॉडिफायर, इसका काम क्या है। तो पब्लिक मतलब क्या है कि ये इसके अंदर जो कोई भी कोड में लिख रहा हो, ये बॉडी के अंदर ये पूरा कोड कोई भी यूजर लेवल पे कोई भी यूजर यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकता है। उसके लिए इसको पब्लिक हम लोग डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक मतलब क्या होता है, यूजर कोई भी यूजर आए तो एनी यूजर कैन एक्सेस दिस काइंड ऑफ कोड। तो उसको एक्सेस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, ये एक्सेसिंग के लिए हो गया। व्हाट अबाउट द स्टैटिक। अगर स्टैटिक की बात करता हूं तो स्टैटिक का काम क्या होता है, कोड को कांस्टेंट बनाना। तो कांस्टेंट इन द सेंस क्या होता है यहाँ पे कि अगर कोई यूजर ट्राई करता है कि वही सेम डुप्लीकेट, देखो लाइक सेम कोड के अंदर डुप्लीकेशन भी आने का चांसेस होता है। मतलब सेम डुप्लीकेशन अगर वहां पे जनरेट हो गया तो आपका कोड जनरेट नहीं हो पाएगा। तो कोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है आपके पास, कोड डुप्लीकेशंस नहीं आना चाहिए। अगर कोड डुप्लीकेशंस आ गया तो डेटा रिट्रीवेशंस के टाइम पे भी प्रॉब्लम आता है। तो जब भी डेटा यूजर जब भी लाइक कंपाइलर जब भी आपका कोड कंपाइल करने जाएगा तब उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज वो समझ नहीं पाएगा कौन सा कोड मुझे कंपाइल करना है, बिकॉज डुप्लीकेट कोड जनरेट हो रहा है। तो जब भी डुप्लीकेशन जनरेट होता है, वो डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड। व्हाट अबाउट दिस वॉइड। तो वॉइड क्या करता है, तो वॉइड को हम लोग बोलते हैं इट इज नथिंग बट यूर रिटर्न टाइप। तो अभी इसका काम क्या होता है आप वॉइड का, तो वॉइड बोलता है कि आपको क्या चीज रिटर्न करना है। मतलब आपको चीजें जो आपने कोड के अंदर मेमोरी में अपने जो कोड डाला है उसको आपको सिर्फ डिस्प्ले करके चाहिए कि वो कोड आपको कहाँ पे तो कॉल करवाना है। तो कोड डिस्प्ले करने का काम या किसको कॉल करने के लिए, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका वॉइड। ठीक है, तो ये वॉइड आपको हेल्प करेगा कि आपका क्या कोड रिटर्न होना चाहिए, आपको कौन सा डेटा डिस्प्ले करना है। आपका डेटा नंबर में डिस्प्ले करवाना है या आपका डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आपका डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है। तो कौन से स्टैंडर्ड में आपका डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, उसको फाइंड आउट करने का काम कौन करेगा, आपका रिटर्न टाइप। तो वो डिस्प्ले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका काम क्या है, वॉइड वो देख लेगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये मेन के पास। अभी मेन की बात करते हैं तो ये मेन क्या हो गया, मेन को हम लोग बोलेंगे ये मेमोरी। तो जब भी आप कोड लिखते हो तो पूरा कोड आपका किसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो ये मेन के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर आपका कोड पूरा स्टोर हो जाता है। तो मेन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसने एक पैरामीटर पास करके रखा है। किसके अंदर ये पैरामीटर है आपका, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका पैरामीटर है स्ट्रिंग के डेटा टाइप में। तो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर वहां पे आप सेट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स।
और इसका यूज क्या होता है, देखो जब आप कुछ कोड लिखते हो ना तो पूरा कोड आपका बाय डिफॉल्ट कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। और ये क्या है भाई, लाइक यहाँ पे जो आर्क्स करके दिखा है ये किसके लिए दिया रहेगा हमें, तो आर्क्स को बोलते हैं हम लोग, इट इज नथिंग बट यूर आर्ग्यूमेंट्स। ओके, आर्ग्यूमेंट्स इन द सेंस क्या होता है कि जब भी आप कुछ कोड पास करोगे मेन फंक्शन के अंदर या मेमोरी के अंदर, तो मुझे थोड़ी पता है कि कितने लाइन्स का कोड या कितने कैरेक्टर में पास करने जाओगा। ओके, और यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे उसके बारे में, उसके बाजू में एक ब्रैकेट दिया हुआ है, बट देखो अगर ये ब्रैकेट में यहाँ पे यूज करता तो मुझे यहाँ पे एरर आने का चांसेस है, बिकॉज ये C# स्ट्रक्चर इसे अलाउ नहीं करेगा। तो सेम चीज अगर मैं बता दूं, ये वाला जो ब्रैकेट है आपका, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज माई एरे ब्रैकेट। तो एरे ब्रैकेट ये मेरा कहाँ पे होना चाहिए, ये आर्क्स के पहले। ओके, क्यों, बिकॉज ये एरे का सिंटैक्स है उसका, तो इसने एरे क्यों बना के रखा, और एरे के अंदर देखो उसने कुछ भी लिखा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि एन नंबर ऑफ डेटा में इसके अंदर डिफाइन कर सकता हो, तो एन नंबर ऑफ डेटा जो चाहिए उतना डेटा यहाँ पे आ सकता है, और वो डेटा मैं इसके अंदर बॉडी के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। बट जो जितना भी डेटा मेरा बनेगा वो बाय डिफॉल्ट कौन से फॉर्मेट में जाएगा, ये मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में जनरेट होने वाला है। ओके, और वही स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे या रिटर्न करेंगे। तो ये होता है, देखो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आते हैं हम लोग कहाँ पे, कोड मुझे लिखना है, अभी बॉडी के अंदर कोड करना है, तो कोड के लिए क्या चीज चाहिए, कौन से लाइंस ऑफ कोड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो अभी ये बॉडी कोड के अंदर क्या लिखना है, मुझे पता है कि मुझे कुछ तो फ्लो चाहिए, मुझे कुछ तो एप्लीकेशन बनाने, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होता है हमारे पास, इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनपुट ऑपरेशंस क्या होता है एंड आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है। देखो जो कोड हम लोग लिख रहे हैं, कोड कौन लिख रहा है, यहाँ पे ह्यूमन कोड लिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग इसको ये कोड अंडरस्टैंडिंग किसको करवा के देना है, मुझे मशीन को। बट मशीन जब भी कोड अंडरस्टैंडिंग करेगा तो मशीन क्या फाइंड आउट कर लेता है कि यूजर ने क्या इनपुट पास किया, ह्यूमन ने क्या इनपुट दिया है, और जो इनपुट दिया उसी इनपुट के बेसिस पे मुझे क्या करना है, मेरा आउटपुट जनरेट करके देना है। तो भाई इनपुट अगर मुझे पास करना है कोड के लिए, तो इनपुट में कैसे पास करूँ C# के अंदर, या अगर आउटपुट मुझे जनरेट करना है तो आउटपुट कौन से फॉर्म में मैं उसके जनरेट करूँ। तो उसको जनरेट करने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसने कमांड बना के दिया है, प्री इनबिल्ट कमांड है इसके अंदर, वही कमांड आपको यूज करना है जहाँ पे आप इनपुट पास करोगे। तो देखो अगर इनपुट पास करना है तो यहाँ पे कमांड आता है हमारे पास कंसोल। कंसोल क्यों दिया अभी इसने, कंसोल मतलब क्या होता है, बिकॉज हम लोग जो C# लैंग्वेज यूज करोगे, ये C# लैंग्वेज किसके लिए काम करने वाले हम लोग अभी फिलहाल के लिए, कंसोल एप्लीकेशन के लिए। अभी आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये कंसोल एप्लीकेशन क्या रहेगा, तो आपने CMD देखा रहेगा, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होता है, ब्लैक कलर का स्क्रीन आता है, तो वैसे ही टाइप का ये कंसोल एप्लीकेशन आपका रहता है, ब्लैक कलर स्क्रीन पे आपका ये कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ आउटपुट दिखता है, बट आउटपुट का जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस ये कभी शो नहीं करता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे रहेगा आपका ये कंसोल डॉट, और यहाँ पे कंसोल के बाद आता है कमांड कंसोल डॉट राइट लाइन। सॉरी, यहाँ पे अगर कमांड आप देखने जाओगे, कंसोल करके कमांड दिया और कंसोल के बाद इसने यूज किया है इट इज नॉट राइट लाइन। देखो राइट मतलब क्या है, मुझे कुछ लिखना है, यहाँ पे लिखना मतलब मुझे कुछ जनरेट करना है। ओके, और ये बोल रहा है कि इनपुट, इनपुट मतलब क्या चाहिए, मुझे लिखना नहीं, मुझे कुछ रीड करवाना है ना डेटा। रीड मतलब पहले तो डेटा स्कैन तो होना चाहिए, तो ये इनपुट मतलब क्या होता है, डेटा स्कैनिंग का प्रोसेस होता है। तो विदाउट डेटा स्कैनिंग में कैसे डेटा को प्रोसेस करूं, तो इसके लिए देखो ये कमांड हमारा नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो राइट लाइन की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट, डेटा को रीड करना है तो हमें कमांड चाहिए रीड लाइन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे रीड लाइन मतलब, रीड मतलब क्या करेगा, डेटा को आपको स्कैन करने के लिए हेल्प करेगा। और लाइन मतलब क्या होता है, तो इसका काम होता है न्यू लाइन जनरेट करना। ओके, तो रीड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पूरा डेटा रीड कर सकते हैं, कोई भी डेटा को स्कैन कर सकते हैं। और ये लाइन क्या कर रहा है, तो हमें नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन जनरेट करने का काम करके दे रहा है। ओके, और ये कंसोल जो है, देखो यहाँ पे अगर ये कमांड में लिखने जाओ तो ये कंसोल कमांड मुझे एरर देगा। क्यों, तो ये कंसोल कमांड प्रोवाइड करने का काम कोई लाइब्रेरी करती है। वो लाइब्रेरी क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो तो इंस्टॉल कर लिया, बट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद जब तक मेरे पास लाइब्रेरी अवेलेबल ही नहीं है तो मैं इसको कैसे यूज करूं। अगर मैं C++ की बात करता तो आपने सुना रहेगा, लाइक वहां पे हेडर फाइल्स आते हैं। हेडर फाइल इन द सेंस क्या होता है, जहाँ पे
लाइब्रेरीज को कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर जावा की बात करोगे तो जावा में कुछ लाइब्रेरीज आते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ना। तो विदाउट लाइब्रेरी मतलब ये जो कमांड पड़ा हुआ है, कमांड किसके पास अवेलेबल है, वो लाइब्रेरी के पास अवेलेबल है। अगर वो लाइब्रेरी को मैं कॉल ही नहीं करूंगा तब तक मुझे कमांड ये अवेलेबल करके नहीं देगा, तब तक आपको ये कमांड एरर देगा। तो अब ये लाइब्रेरी को मैं कैसे कॉल करूं, तो देखो कोई भी लाइब्रेरी को अगर सी शार्प कोड में अगर आपको कॉल करना है तो उसके लिए हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है यूजिंग। यूजिंग का काम क्या होता है यहाँ पे, टू इंपोर्ट लाइब्रेरी। कोई भी लाइब्रेरी अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मैं यूजिंग कीवर्ड की हेल्प से कर सकता हूं। तो ये यूजिंग कीवर्ड कहाँ पे यूज करना पड़ता है मुझे, अगर मैं अपने प्रीवियस पार्ट में आता हूँ, ये क्लास वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया है, तो ये जो आपने क्लास बनाया ना, क्लास के बराबर ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग कीवर्ड देना है। इसका मतलब क्या है कि यूजर कुछ तो लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करने जा रहे हैं, बट कौन सा लाइब्रेरी मुझे चाहिए। जहाँ पे अब मैंने बोला कि ये बॉडी कंटेंट किया था, मुझे कुछ तो कमांड चाहिए, लाइक कुछ तो इनपुट है, कुछ तो आउटपुट कमांड यहाँ पे आएगा। बट इनपुट आउटपुट कमांड मुझे पास करने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो लाइब्रेरी चाहिए। वो इनपुट आउटपुट कमांड कौन प्रोवाइड करके देगा, तो उसके लिए कौन सा लाइब्रेरी, देखो यहाँ पे। तो इसके लिए हमें लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम इज नथिंग बट माय लाइब्रेरी। ये आपका लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट कमांड दोनों को भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो देखो लाइक यहाँ पे आपने तो समझ लिया, कंसोल क्या है, कंसोल एक कंसोल एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड करता है, और रीडलाइन कमांड है जो आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करके दे रहा है। सिस्टम एक लाइब्रेरी जो आपको ये कमांड प्रोवाइड करके देगा। आउटपुट के लिए अगर बात करेंगे तो आपका कमांड बनेगा सेम, देखो कंसोल डॉट रीड के जगह पे मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा, यहाँ पे राइट लाइन। तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि अगर मुझे राइट या रीड कमांड यूज करना है तो विदाउट लाइन कमांड में यूज कर सकता हूँ क्या, यस हम लोग कर सकते हैं। बिकॉज ये लाइन किसके लिए काम आ रहा है, सिर्फ न्यू लाइन जनरेट करने के लिए। ताकि आपने देखा रहेगा C++ में \n करके कमांड आता है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नेक्स्ट लाइन भी आप जनरेट कर सकते हो। और राइट क्या होता है, डेटा डिस्प्ले करने के लिए। देखो ये डेटा स्कैन कर रहे हैं, रीड क्या कर रहे हैं, डेटा को स्कैन कर रहे हैं, डेटा इनपुट करने का, यूजर से कुछ डेटा लेना है मुझे तो मैं यूजर से डेटा ले सकता हूं। और राइट क्या कर रहा है, इसकी हेल्प से हम लोग डेटा डिस्प्ले करेंगे, वो यूजर को मुझे क्या प्रिंट करके दिखाना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, एंड कंसोल जो आ रहा है कमांड आपका सेम सिस्टम प्रोवाइड करके दे रहा है। तो आपका जो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रहा है, देखो ये कहाँ पे आ रहा है, इसी के अंदर। तो यूजिंग, और यूजिंग के बाद मैं क्या लिखूंगा, कौन सा लाइब्रेरी मुझे चाहिए, तो सिस्टम, और इसके बाद सेमीकोलन देना। इसका मतलब मेरा लाइब्रेरी अभी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो एक बार देखो, वंस यू हैव इंपोर्टेड विद लाइक सिस्टम लाइब्रेरी, उसके बाद ही क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों भी कमांड को लाइक कंसोल डॉट रीड लाइन एंड कंसोल डॉट राइट लाइन, दोनों भी कमांड को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो देखो दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज पार्ट। लाइक देखो जो दोनों भी कमांड को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे सबसे ज्यादा लाइब्रेरी के पहले तो जरूरत पड़ेगी, और कौन सा लाइब्रेरी कहाँ पे काम आता है ये हम लोगों ने देख लिया। तो चलो भाई, लाइक इनपुट आउटपुट का काम तो हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी कोड कर सकता हूँ, कोड लिख सकता हूँ। तो चलो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, मैंने समझो कोड लिख लिया। ओके, यहाँ पे सपोज कर लो मेरा बॉडी कंटेंट आ गया, इनपुट आउटपुट कमांड के से मैंने पूरा कोड बना दिया। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, नेक्स्ट एक अभी कोड लिखने के बाद कोड को मैं कंपाइल या रन कैसे करूँ, और पहले तो ये फाइल को क्या कैसे सेव करना है मुझे, तो ये पहले चीज हमें देखना है। तो अभी आते हैं हम लोग पहले नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाउ टू सेव द फाइल एंड हाउ टू रन दिस फाइल। देखो ये भी ये किसके लिए काम आएगा पता है, जब भी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अगर आपको प्रोग्राम को रन करने तब आपको ये कमांड की जरूरत पड़ेगी। बट अगर ये सेम चीज अगर आप .NET फ्रेमवर्क के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो .NEट फ्रेमवर्क बोल रहा है कि आपको ये सब दोनों कमांड वगैरह टाइप करने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी कमांड आप क्या कर सकते हो, फाइल को डायरेक्टली रन कर सकते हैं विदाउट एनी कंपाइल। तो देखो अगर सेव करना है तो फाइल को सेव करने के लिए एक सेकेंड, पहले रन के पहले हमें प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा, एंड देन आपका फाइल रन होगा। ओके, सो फाइल को अगर मुझे सेव करना है तो देखो मैंने जैसे बोला कि मुझे क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जब आप फाइल सेव करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपको फाइल क्लास का नाम देखना है। तो सेव करने के लिए देखो फाइल का नाम आपका क्या होना चाहिए, क्लास नेम डॉट एक्सटेंशन रहेगा आपका CS C#।
तो आप जो कोई भी नाम से क्लास बना रहे हो यहाँ पे, उसी नाम से आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। बाकी आप कोई भी नाम यहाँ पे आप देख नहीं सकते हैं। अगर आप ट्राई करोगे कि भाई मैंने क्लास का नाम क्या रखा है, यहाँ पे टेस्ट करके क्लास का नाम रखा है और मैं कौन से नाम से फाइल सेव कर रहा हूँ, demo.cs, तो ये फाइल आपका कंपाइल नहीं कर सकता। बिकॉज कंपाइलर जब CLR के पास जाता है तो CLR पहले टेस्ट करता है कि आपने कौन से नाम का क्लास बनाया और कौन से क्लास के फाइल को आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्लास नेम मैटर करता है यहाँ पे। जो कोई भी क्लास नेम आपने यहाँ पे दिया रहेगा वही क्लास के नाम से आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। ओके, ये फर्स्ट चीज होगा। अभी सेव करने के बाद मुझे फाइल को अभी कंपाइल करना है। तो अभी मैं कंपाइल कैसे करूँ इसको, तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे आएगी। तो कंपाइल करने के लिए देखो इसका कमांड क्या बनता है, तो यहाँ पे कमांड हम लोग यूज करेंगे CSC। सो व्हाट इज बेसिकली CSC, तो CSC इज नथिंग बट C# कंपाइलर। C इज नथिंग बट माय कंपाइलर। ओके, CSC, एंड CSC के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कमांड लिखना है क्लास नेम .C#। तो CSC मतलब क्या हो गया, C# कंपाइलर। तो मुझे कौन से फाइल को कंपाइल करना है, तो भाई ये फाइल को कंपाइल करना है मुझे, क्लास नेम .cs। और जब भी फाइल ये कंपाइल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वही सेम फाइल किस में जनरेट करता है, देखो यहां से इससे आपका न्यू फाइल मिलने वाला है, क्लास नेम डॉट, इसका एक्सटेंशन अगर आप देखोगे तो इसका CS एक्सटेंशन है जब ये बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है, जब ये कंपाइल करने के बाद इसका .cs से कौन सा क्लास फाइल, कौन सा फाइल बनने वाला है, .class फाइल। तो जब भी आप फाइल को रन करने जाओगे यहाँ पे, तो रन करने के लिए आपको क्या लगेगा, सिर्फ ये वाला फाइल को आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रन करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना रहता है CS C# एंड कौन से फाइल को रन करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ क्लास का नाम देना है। देखो आप समझ सकते हो यहाँ पे C# एंड क्लास का नेम। अभी आप यहाँ पे पूछोगे कि लाइक यहाँ पे हम लोगों ने क्लास का नाम .class एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया, तो .class एक्सटेंशन ये अभी है ऑप्शनल रहता है, आपको देना है तो दे सकते, नहीं दिया तो भी चलता है। बट यहाँ पे .cs आपको कंपल्सरी देना पड़ेगा बिकॉज ये आपका कंपाइलर लेवल पे काम करता है। ठीक है, बट .class फाइल आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करके दे देता है एक्सटेंशन, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो देखो ये फाइल को आपको रन करने के लिए, और इसके बाद ही आपका आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा। बट देखो जो .NET फ्रेमवर्क्स हम लोग देखने वाले हैं, इसमें आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली रन करने का वहाँ पे प्रोसेस दिया जाता है जिसकी वजह से आप डायरेक्टली कोड को रन कर सकते हो विदाउट एनी कंपाइल, बिकॉज कंपाइलर पहले से उसके अंदर प्रोसेस करके रखा हुआ है, उसने पहले से उसको स्टोर करके रखा है। तो आपको उसको कहाँ पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप फाइल को रन कर सकते हो। ओके, ये हमारा .NET फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फाइल को डायरेक्टली हम लोग क्रिएट करके डायरेक्ट हम लोग इसको रन कर सकते हैं। ओके, तो भाई मैंने ये सारी चीजें क्यों दिखाया, अगर आपका क्वेश्चन रहेगा सर फिर हम लोग ये सारी चीजें क्यों सीख रहे हैं। ओके, तो ये सबसे चीजें इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फाइल कैसे जनरेट होता है, आपका फाइल कहाँ से कौन से फाइल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद कौन से फाइल बनता है और उसके बाद कौन सा फाइल आप रन करते हो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा पैराडिगम हो गया। ओके, जो इंटरनली चलता है उसके सिस्टम के अंदर। बट .NET फ्रेमवर्क के अंदर जब आप जाओगे तो वो तो डायरेक्टली काम करने वाला है, तो उसके अंदर कुछ चीजें आती ही नहीं है। ओके, सो डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट करोगे। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं बेसिकली कि अगर सपोज कर लो कि मुझे बेसिक सिंपल एक प्रोग्राम कोड बनाना है, फर्स्ट कोड, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलकम टू द C# करके मुझे एक लाइन डिस्प्ले करवाना है, तो क्या कोड करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। ओके, तो चलिए आते हैं यहाँ पे। तो देखो हमारा पूरा सेम सिंटैक्स जो मैंने लिखा था, स्ट्रक्चर जो लिखा था, वो सेम स्ट्रक्चर से हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था, पहले मेरे पास क्या था, तो क्लास करके कीवर्ड था। बट अगेन क्लास के पहले यहाँ पे क्या था, हमारे पास लाइब्रेरी था यूजिंग सिस्टम। क्यों, बिकॉज विदाउट सिस्टम लाइब्रेरी में कोई भी इनपुट या आउटपुट कमांड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। तो यूजिंग सिस्टम क्लास, एंड क्लास के बाद था क्लास का नेम। सपोज कर लो क्लास का नाम मैंने दे दिया इसको टेस्ट। ओके, देखो कुछ भी दे सकते हो बिकॉज इट इज यूजर डिफाइंड नेम ओनली। देन ये आपका करली ब्रेसेस ओपन, लाइक क्लास का बॉडी ओपन करना है हमें, और इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड देन मेन। देखो सेम टू सेम जो मैंने स्ट्रक्चर में बताया था वही सेम चीज लिखना है आपको, स्ट्रिंग एंड यहाँ पे एरे ब्रैकेट एंड यहाँ पे रहेगा आर्ग्यूमेंट्स। ओके, एंड ये रहेगा आपका मेन फंक्शन का बॉडी जहां पे आपको कोड करना है। ये मेन फंक्शन का बॉडी हो गया।
और यहाँ पे हमारा क्लास का बॉडी रहेगा ये। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्लास क्लोज हो गया और यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कुछ मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैंने देखो दिखाया आपको कि कुछ चीजें अगर सिस्टम से आपको डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करने के लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना है, फिर आउटपुट कमांड, दैट इज कंसोल डॉट राइट लाइन कमांड अगर मैं यूज करता तो मैं कोई भी चीज को अगर यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो आप पूछोगे कि लाइक हमें फिर डेटा को स्कैन क्यों नहीं करना है। डेटा स्कैन है कंसोल डॉट रीड लाइन कमांड का यूज आपको कब करना है, जब यूजर से कुछ डेटा आपको लेना रहेगा। कि अगर भाई मुझे पूछना है यूजर को कि आपका डिटेल्स एंटर करो, आपका नेम एंटर करो, आपका रोल नंबर एंटर करो, आपका कुछ सैलरी वगैरह कुछ भी डिटेल्स रहेगा, वो यूजर से अगर कुछ डिटेल्स लेना है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, ये इनपुट कमांड का यूज करोगे। अदरवाइज कुछ भी चीज डिस्प्ले करना है तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले कमांड के पास जा सकते हो, आउटपुट कमांड के पास जा सकते हो। तो कौन सा कमांड यूज करना है हमें, कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, तो कहाँ पे यूज करना है, देखो हमें यहाँ पे इसे तो आते ही है प्रोग्राम कोड के पास हम लोग। तो देखो यहाँ पे मैं कोड पुट करूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन। और जब भी देखो कुछ मैसेज को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैसेज कौन से फॉर्मेट में जाएगा। देखो जब ये राइट लाइन बोलता है कि आपको कुछ तो अभी डेटा यहाँ पे देना है ना, मतलब क्या डेटा आपको चाहिए प्रिंट करके, क्या डेटा आपको डिस्प्ले करके चाहिए। तो मुझे जो मेरा डेटा चाहिए वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, डबल कोट्स। डबल कोट्स इन द सेंस इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो जब भी आपका डेटा जाता है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब जहाँ पे मोर देन वन कैरेक्टर को मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मैसेज देना है, तो लाइक वेलकम टू सी शार्प, डबल कोट्स क्लोज, मतलब यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग क्लोज हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका सेमीकोलन। सो व्हाई वी आर यूजिंग द सेमीकोलन, टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। तो विदाउट एनी सेमीकोलन हम लोग स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, और स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं हो गया तो आगे जितने भी लाइंस का कोड आप बनाओगे वहां पे आपको प्रॉब्लम से एरर आने का चांसेस रहेगा। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी स्टेटमेंट फिनिश होने के बाद सेमीकोलन देने के लिए यहाँ पे भूलना नहीं है। और जैसे सेमीकोलन दे दोगे उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन के यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। देखो यहाँ पे एक बेसिक कोड लिख लिया जहाँ पे हम लोग क्या करें, सिर्फ सिस्टम से एक मैसेज डिस्प्ले करवा के दे रहे हैं कि वेलकम टू सी शार्प। जो ये वाला कमांड हमें यहाँ पे हेल्प कर रहा है मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। बट अगेन ये कमांड यूज करने के लिए मुझे हेल्प कौन कर रहा है, यहाँ पे ये वाला लाइब्रेरी जिसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, ये कमांड यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, सो ये बेसिक कोड हो गया। अभी ये चीज जैसे मैंने यहाँ पे दिखा, इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। और इवन हमारे पास राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एक्सेस फॉर द लाइक विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर, तो वो कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। उसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट और क्या चीजें सेलेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं, मैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट आपको दिखा देता हूँ कि कोड, जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ये कोड, सेम कोड अगर मुझे मशीन में एग्जीक्यूट करवाना है तो कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे पहले तो मैंने जैसे बताया था कि प्रीक्विजिट्स के अंदर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए, दैट इज विजुअल स्टूडियो। ओके, तो ये विजुअल स्टूडियो देखो लाइक हमारे पास अभी यहाँ पे एक चीज देखोगे तो ये मेरे पास अभी अवेलेबल राइट नाउ अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। बट अभी वो चीज को आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं दिखा देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल के ऊपर अगर आप आओगे यहाँ पे तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो 2022 डाउनलोड। ओके, ये अभी रिसेंट वर्जन है, इसके लिए हम लोग इसी को डाउनलोड करेंगे यहाँ पे। इसके पहले भी बहुत सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे, 2015 आता है, 2016 समथिंग आता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट आप मोस्टली यूज़ करो ये रिसेंट वाला लेटेस्ट वर्जन है 2022 वाला। इसको एंटर करता हूँ यहाँ पे। तो एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें इसने दे दी है। अभी जो डॉटनेट जो फॉलो करता है, डॉटनेट को किसने प्रोवाइड करके दिया था, तो एक माइक्रोसॉफ्ट ने बना के रखा है। तो पूरा ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। तो देखो ये माइक्रोसॉफ्ट के अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे देखो ये आप देख सकते हो विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट.com। तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ये प्रोवाइड करके दिया है, देखो ये कम्युनिटी एडिशन करके, इसके अंदर भी कुछ प्रोफेशनल वर्जन आपको मिल जाएंगे। तो हमें किसको, इसको सिलेक्ट करना है, देखो विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन। ओके, आफ्टर दिस ये सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे मेरा डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है EXE वाला। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो आपको पता ही है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास अभी ये डाउनलोड है। और जैसे आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा वैसे आपको क्या करना है, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी सिमिलर ही होता है, जो आप इंस्टॉलेशन भी वैसे ही वैसे कर सकते हो।
ओके, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल कैसे होगा ये। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्लिक हियर टू रिट्राई, फिर से मैंने बिकॉज डाउनलोड प्रोसेस कैंसिल कर दिया और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ तो आपको मैं एटलीस्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक 10 to 15 सेकेंड्स लेगा, जहाँ पे लाइक ये इंस्टॉल कर डाउनलोड करके दे देगा सॉफ्टवेयर को आपको। बट जो इसका इंस्टॉलेशन सेटअप है, इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम आपको इंटरनेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया विजुअल स्टूडियो सेटअप। जैसे आप डबल क्लिक करते हो वही करना है आपको, सेम चीज़ इंस्टॉलेशन के लिए। और आगे देखो इंस्टॉलेशन के बाद जाएगा, यस करोगे तो ये आपको क्या करेगा, आगे इंस्टॉलेशन के बाद जाके आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, सो आफ्टर दिस इसके बाद क्या करना है, देखो जैसे मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो यहाँ पे सेम चीज। सो यहाँ पे ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये पूरा देखो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग क्या करें, सिस्टम की हेल्प से मैंने ये सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड के लिए मैंने जैसे बोला कि सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, डबल क्लिक करोगे तो सेम नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल सारे फीचर्स हो जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है आपको क्या करना रहता है यहाँ पे, कि अगर कंसिडर करो कि मेरा सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल्ड है तो अभी आपको यहाँ पे जाके क्या सर्च करना है, देखो नीचे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो। ओके, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के ऊपर अगर सिलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो भी आता है और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर भी आता है। इंस्टॉलर मतलब क्या होता है, ये जो आपने अभी EXE फाइल इंस्टॉल किया ना वो वाला फाइल आपको मिल जाता है यहाँ पे। अगर मैं इंस्टॉलर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल 2022 समथिंग है, मेरे पास ये प्रोफेशनल वाला है और जो मैंने अभी दिखाया वो कम्युनिटी वाला है। डजन मैटर कि आप कौन सा क्या यूज़ कर रहे हो, दोनों के अंदर सेम फीचर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है आपको। मॉडिफाई में आते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ती है, देखो मैं स्टार्टिंग में आपको ये बता देता हूँ। ये इंस्टॉलर ये ऑप्शन होने के बाद देखो अभी जब आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड के बाद आपको ये इंस्टॉलर नहीं मिलेगा। जब तक आप इसको EXE फाइल को इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपको ये इंस्टॉलर मिलने वाला नहीं है। ओके, सो इसके बाद जैसे देखो जी कि मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड तो हो गया और जैसे आप क्या करोगे, आप इसको इंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल करने के बाद ही आपको कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है, ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको आना है मॉडिफाई ऑप्शन के अंदर और देखिए यहाँ पे मॉडिफाई में आपको क्या क्या चीजें सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट चीज सिलेक्ट करना है ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट, बिकॉज हमें ASP.NEट के थ्रू वेब डेवलपमेंट करना है, जिसके अंदर आप देख सकते हो बिल्ड वेब एप्लीकेशन यूजिंग ASP.NET कोर, ASP.NET HTML जावास्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग इज देयर। ओके, ये आपको सिलेक्ट करना है। एंड अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि मैंने ये दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अभी मेरे पास देखो ये इंस्टॉल नहीं, बिकॉज मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग स्पेशली किसके लिए काम कर रहे हैं, ये वेब एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं, वेबसाइट के लिए। ओके, और वेब एप्लीकेशन में आने के बाद देखो यहाँ पे राइट साइड में अगर आप चीजें देखते हो तो यहाँ पे देखो ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट। अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ ना डेस्कटॉप, तो ये भी चीजें दिख जाएगा मुझे। देखो ये डेस्कटॉप भी आ गया अभी। ओके, बट मुझे डेस्कटॉप नहीं चाहिए तो मैंने इसको डिसेलेक्ट किया और मुझे अभी सिर्फ क्या मिल गया, ASP.NET वेब डेवलपमेंट। अभी ये कर्सर के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो कौन से फीचर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, सारी चीजें। इवन आप सारी चीजें ये सारे सिलेक्ट करोगे तो ये बेटर रहेगा, बिकॉज आप क्या करो, लाइक देखो यहाँ पे सारे .NET 6.0 वेब असेंबली बिल्ड टूल्स, ये आपको किसके लगेंगे, 4.6, 4.7.1 .NEट फ्रेमवर्क्स, ये सारे वर्जन हमें किसके लिए चाहिए, तो जहाँ पे ASP.NET का हमारा एप्लीकेशन बनेगा उसके लिए हमें ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए ये भी चीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ देखो यहाँ से लेके ये सारे टेक्स्ट बॉक्स आपको क्या करना है, टिक करने। और ये सारी चीज़ें मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, देखो जैसे मैं मार्क करता हूँ तो यहाँ पे आप साइज स्टोरेज देख सकते हो, स्टोरेज आपका दिख रहा है यहाँ पे। मेरे पास ये सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं थी तो इसका स्टोरेज मेरा बन गया 3.96 GB। जैसे आप मॉडिफाई करोगे तो ये भी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान देना, आपको सारे टेक्स्ट बॉक्स को, ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे मॉडिफाई हो जाएगा वैसे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, देखो
ये लॉन्च वाला ऑप्शन, तो यहाँ से भी आप लॉन्च कर सकते हो। अदरवाइज जैसे अपडेट्स आते हैं तो अपडेट्स आप यहाँ से भी अपडेट्स ले सकते हो। ओके, अपडेट्स के बाद यहाँ पे जाके आपको कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करना है, देन ये विजुअल स्टूडियो 2022। तो इसका मतलब आपका इंस्टॉलर अभी रेडी हो गया, सारे पैकेजेस आपके डाउनलोड हो चुके हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है किसके लिए, देखो सी शार्प में जो हमारे एप्लीकेशन बनेंगे, कौन से एप्लीकेशन बनने वाले हैं, दैट इज कंसोल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए आपको कंसोल ऐप मिल रहा है यहाँ पे। तो देखो कंसोल एप्लीकेशन के अंदर भी इसने मुझे कुछ ऑप्शन दिए है, प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग कमांड लाइन एप्लीकेशन दैट कैन बी रन ऑन .NET और विंडो, दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। और एक दूसरा कंसोल एप्लीकेशन इसने दिया .NET फ्रेमवर्क के साथ। ओके, जैसे मैंने बोला कि मुझे मैन्युअली कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली वो CLR डायरेक्टली फ्रेमवर्क के साथ ही मिलना चाहिए, तो आप सीधा ये वाला सिलेक्ट करिए, कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क, और इसके बाद में नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे देखो कंसोल ऐप आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। लेट्स से मैंने एप्लीकेशन का नाम दिया टेस्ट एप्लीकेशन 1। ओके, एंड देन इसके बाद ये यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लोकेशन है, आपको जो चाहिए वो लोकेशन में आप डेटा सेव कर सकते हो। मतलब मेरा एप्लीकेशन कहाँ पे सेव होना चाहिए, उसका लोकेशन फोल्डर आपको यहाँ पे देना है। ये सॉल्यूशन नेम है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में अगर आपने देखा रहेगा तो कौन सा वाला वर्जन सिलेक्टेड है, 4.7.2। यहाँ से आपको सारे वर्जन्स में मिल जाएंगे। देखो अभी लेटेस्ट वाला रिसेंट में 4.7.2 चल रहा है और 4.8 अभी स्टेबल वर्जन नहीं है, तो अभी हम लोग ये वाला वर्जन यूज करेंगे। क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे देखो बिल्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज देख सकते हो तो ये वाला स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पे बनाया था, बट ये स्ट्रक्चर तो इसने ऑलरेडी लाइक बाय डिफॉल्ट मुझे प्रोवाइड करके दे दिया, तो मुझे वो सब चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्टली कहाँ पे आना है, तो इसके अंदर ही आना है। बट एक चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, और एक चीज देखो, ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। उसके बाद ये भी सारी चीजें हम लोगों ने नहीं देखी, तो ये भी चीज अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे इसको हटा सकते हो, बिकॉज ये अभी चीजें कुछ भी मुझे पता नहीं है, ये भी कुछ भी पता नहीं है, तो इसको भी निकाल देता हूँ मैं। बट देखो एक एक्स्ट्रा करली बेसिस रहेगा हमारे पास, इसको हमें निकालना है यहाँ से। ये इंटरनल करके अगर रखना है तो रख लो, नहीं रखा तो भी चलेगा, बिकॉज अभी हमें पता नहीं है सारी चीजों के बारे में। देखो अभी क्लास फाइल का नाम क्या है आपका, program.cs, और वही क्लास का नाम मैंने क्या बोला, फाइल का नाम जब आप सेव करोगे तो सेम क्लास के नाम से आपको सेव करनी पड़ती है। ओके, तो और ये मेन फंक्शन है आपका, और मेन फंक्शन के अंदर आपको जो कुछ भी एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो। जैसे मुझे अगर कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे सिंपली आई विल राइट कंसोल डॉट, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑटो सजेशन से दे देते हैं हमें, राइट लाइन और स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर मैंने लिखा वेलकम टू सी शार्प। जैसे कोड मेरा हो जाएगा वैसे कोड को रन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट का यहाँ पे ऑप्शन इसने देके रखा है। जैसे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक कंपाइलर का एक लाइन आ जाता है, रन करने के लिए एक लाइन आ जाता है, बट वो सारी चीजें हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा बिल्ड वगैरह करना, और यहाँ पे एक कंसोल ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैं मेरा आउटपुट देख सकता हूँ। बट एक चीज आप देखोगे, मैंने कंसोल तो स्टार्ट किया, आउटपुट का स्क्रीन आया और वैसे की वैसे वो डिसेबल हो गया। तो मुझे करना क्या, जो आउटपुट का स्क्रीन मुझे मिल रहा है वो आउटपुट स्क्रीन को मुझे क्या करना है, होल्ड करके रखना है, बिकॉज विदाउट होल्डिंग में उसका आउटपुट देख ही नहीं सकता ना मेरा क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो और एक लाइन आपको इसके नीचे लिखना रहेगा। अगर सी प्रोग्रामिंग आपको पता रहेगा तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर लाइक गेट ch करके एक लाइन आता था, उसी की तरह यहाँ पे भी आपको लाइन मिलेगा, दैट इज कंसोल डॉट रीड लाइन भी आप यूज कर सकते हो, या तो एक दूसरा कमांड आप यूज करोगे दैट इज रीड की। इसका यूज क्या होता है, टू होल्ड आउटपुट स्क्रीन। ओके, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो ब्लैक कलर का जो स्क्रीन आ रहा है कंसोल वाला वो आके वैसे के वैसे चला जा रहा है, वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी मैंने ये वाला लाइन लिख लिया रीड की, तो अभी देखो रन करके देख लेते हम लोग, और यहाँ पे अभी आप आउटपुट देख सकते हो वेलकम टू सी शार्प, जो कंसोल पे इसने प्रिंट करके हमें आउटपुट दे दिया, जहाँ पे मुझे फाइल को कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, बिकॉज मेरे पास .NET फ्रेमवर्क मैंने सिलेक्ट करके रखा 4.7.2 वाला, जिसके अंदर CLR है, और CLR हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए यहाँ पे हेल्प कर रहा है।
ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट आवर फर्स्ट प्रोग्राम की फर्स्ट प्रोग्राम हमें कैसे बनाना है, उसे कैसे रन करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस सेशंस। और नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइक जैसे ये मैंने फर्स्ट प्रोग्राम बना दिया जहाँ पे एक लाइन मैंने सिर्फ डिस्प्ले किया है, बट वहाँ पे अगर यूजर का कुछ डेटा लेना रहेगा, यूजर से अगर कुछ भी डेटा मुझे सेव करवाना है, वो डेटा लेना है, उसके बाद वो जो डेटा यूजर एंटर कर रहा है उसी डेटा को मुझे प्रोसीड करना है, तो वो डेटा कैसे प्रोसेस होगा सिस्टम के अंदर, मैं कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। तो यहाँ पे हम लोग ये वाले सेशन स्टॉप करते हैं।